हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी एग्जाम सेंटर पर। चलिए, एक ही क्लास में लगभग आपको कंप्लीट करना है, जरूरी वाले क्वेश्चन आपके हैं, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, 1 का जवाब दीजिएगा। गुड इवनिंग सभी को, राधे राधे, सभी राधे राधे। चलिए, तो यहाँ पर देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, तो यहाँ पर जवाब कुछ लोगों के आ रहे हैं, कुछ लोगों के जवाब आ रहे हैं, किसी का पूंजीवादी आ रहा है। चलिए, तो यहाँ पर आपका जवाब जो हो जाएगा कैसा हो जाएगा भाई, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था जो आपकी है वो आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन यहाँ पर आपको हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर आपका डी नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया है मिश्रित अर्थव्यवस्था का आशय क्या है, मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था होती कैसी है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, तो यहाँ पर कह सकते हैं जिनमें से आपके सरकारी और निजी दोनों ही क्षेत्र आपके यहाँ पर मिक्स होते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, बी नंबर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला दिया गया है कि आर्थिक विकास के दृष्टि से भारत की गिनती होती है, किसमें होती है। यहाँ पर बताइए कि भारत के आर्थिक विकास के हिसाब से जो दृष्टिकोण अर्थात कह सकते हैं कि भारत को जो गिनती होती है वो आपकी किसमें होती है। 3 का जवाब देना है, और 3 का जवाब भी यहाँ पर आ रहे हैं कुछ लोगों के, सी नंबर आ रहे हैं। तो बिल्कुल सही है। याद रखिएगा कि भारत की जो आर्थिक दृष्टि के हिसाब से जो गिनती होती है वो आपकी विकासशील राष्ट्र के रूप में होती है। लेकिन हमने आपको बताया है कि इसका अपडेट आ चुका है ना, इसका अपडेट आ चुका है। अब आपको क्या होगा कि आपको यहाँ पर विकासशील देश और विकसित देश का नाम नहीं आएगा, है ना। मतलब क्या हुआ कि ना ही आपको विकासशील देश बताना है किसी को, ना ही विकसित देश बताना है। सिर्फ आपको बताना क्या है, तो उनकी इनकम के अनुसार से, उनकी इनकम के अनुसार से वहां पर आपको कुछ रखे गए स्टेज, 4 स्टेज आपके रखे गए हैं। 4 स्टेजों के हिसाब से आप बता सकते हैं कि कौन सी स्टेज में आपका कौन आपका पहुंच चुका है, ठीक है ना। मतलब जिसकी इनकम ज्यादा होगी उसे बोलेंगे उच्च आय वाले देश, जो उसकी बीच वाले वो बोलेंगे उच्च मध्य वाले, और फिर होता है आपका यहाँ पर कह सकते हैं निम्न मध्य वाले, फिर आपके यहाँ पर निम्न आएंगे। मतलब जो आपका भारत है, भारत की जो मतलब है वो निम्न मध्य में है, ठीक है। किसमें है? भारत निम्न मध्य वाली श्रेणी में आता है। याद रखिएगा, ये आपको कह सकते हैं पॉइंट याद रखना, क्योंकि अब आपको विकासशील विकसित देश आपको नहीं मिलेंगे, सिर्फ आपको मिलेंगे क्या, उच्च मध्य निम्न, ऐसे वर्ड मिलेंगे। समझ में आ गया है। चलिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है। 4 नंबर जवाब दीजिएगा। चलिए, जवाब क्या बनेगा भाई, तो यहाँ पर 4 का जवाब आ रहा है, यहाँ पर तृतीय क्षेत्र आ रहा है, कौन सा हो जाएगा। चलिए भाई, सबके बस की बात नहीं होती इकोनॉमिक्स पढ़ना, है ना, और पढ़ाना भी बस की बात नहीं होती। तो जिसे समझ में ना आए तो वो लोग ना पढ़ेंगे, जबरदस्ती अपना मूड का है अपसेट कर लोगे, है ना। तो जिन लोगों को समझ में आ रहा है वही पढ़ेंगे बस। चलिए, तो 4 का ऑप्शन बी आ रहा है। तो याद रखिएगा अपडेट जो आपका 2019-20 है, 19-20 है, ठीक है ना, उसका अपडेट हमने टेलीग्राम पे भी डाल दिया है। याद रखिएगा सर्वाधिक जो आपका आता है कौन सा आता है, तृतीय क्षेत्र से। अब आपको जो आता है कौन सा भाई, तो आपका यहाँ पर होता है आपका तृतीय क्षेत्र से सर्वाधिक आपकी राष्ट्रीय आपका होता है जीडीपी जो आपकी होती है तृतीय क्षेत्र से। अर्थात तृतीय क्षेत्र जो होता है आपका सेवा क्षेत्र होता है। पहले जो आप कह सकते हैं जब आपकी पंचवर्षीय योजनाएं चलती थी, पंचवर्षीय योजनाएं चलती थी, तब आपका प्राथमिक क्षेत्र अर्थात कह सकते हैं कि आपका जो खेती वगैरह होती थी ना, उससे होता था। लेकिन वर्तमान में आपका तृतीय क्षेत्र अर्थात सेवा क्षेत्र में का सबसे आपका ज्यादा होता है, ठीक है। गुड इवनिंग सभी को, राधे राधे, सबको राधे राधे। चलिए, बंद अर्थव्यवस्था का आशय क्या होता है, बंद अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। चलिए, जवाब क्या हो जाएगा, जवाब सही क्या हो जाएगा भाई, तो आपका 5 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा। यहां पर कह सकते हैं कि ना ही तो आयात होता है ना ही निर्यात। मतलब जवाब जो आपका हो जाएगा डी हो जाएगा। मान लीजिए कोई आपका देश है और इस देश के बाहर ना ही आपको आयात किया जाता है, मतलब ना बेचा जाता है, ना ही इस देश के बाहर से कोई चीज आती है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम लोग बोलते हैं बंद अर्थव्यवस्था, ठीक है ना। ऑप्शन ए पर आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व में कोई संबंध नहीं होता है। तो भाई जब किसी से संबंध नहीं है, जब संबंध आपका है ही नहीं है किसी से, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम लोग बोलेंगे क्या, बंद अर्थव्यवस्था बोलेंगे, संवृत बोल देंगे, या इसे हम लोग बंद अर्थव्यवस्था कह देंगे। क्लियर हो गया। चलिए, अगला प्रश्न आपका है कि यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए, मतलब भारत को किस रूप में परिभाषित किया जाए। तो यहाँ पर जो आपका है एक खाद्य कंपनी कमी वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, यहाँ पर देखिए एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, यहाँ पर एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में भारत को यहाँ पर परिभाषित किया जा सकता है। क्यों? मतलब क्या होता है, भारत का एक व्यक्ति होता है, मतलब मैक्सिमम मेहनत करना चाहता है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। और अगला दिया गया है कि किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है
किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है 8 नंबर में। तो 8 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, अर्थात आपके प्राकृतिक संसाधन के रूप में भी, पूंजी निर्माण में भी और बाजार के आकार, ये सभी पर निर्भर करता है उस देश की जो आपकी आर्थिक विकास दर होती है। ठीक है ना, ऑप्शन ए पर आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला दिया है कि वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है। वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है, यहाँ पर 9 का जवाब क्या बनेगा। तो वैश्वीकरण का अर्थव्यवस्था में होता है कि घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत किया जाए। ठीक है ना, जो घरेलू अर्थव्यवस्था होती है उसे वैश्विक स्तर पर या वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करना। जैसे आपके उत्तर प्रदेश सरकार ने देखो क्या किया कि उन्होंने क्या किया कि अपने यहाँ पर उत्तर प्रदेश की क्या चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए जो भी प्रोडक्शन आपका होता है, जितने भी जैसे कालीन उद्योग हो गया, ताला उद्योग हो गया, जो भी हो रहा है, जिस राज्य में जो हो रहा है ना, जिस शहर में जो हो रहा है, उसका विश्व स्तर पर उसका उपयोग किया जाए, अर्थात उसको कह सकते हैं निर्यात किया जाए, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। अगला दिया वैश्वीकरण की प्रक्रिया से आशय क्या है 10 वाले में। तो 10 वाले में यहाँ पर कौन सा है, तो यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो बाधाएं आती हैं अगर उन्हें समाप्त कर दिया जाए तो कह सकते हैं क्या होगा, तो कह सकते हैं कि आपका जो प्रोडक्शन है उसका ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर बिक्री भी होने लगेगा, है ना। जो भी बाधाएं उनको खत्म करो और उसको मतलब कह सकते हैं कि इंटरनेशनल तरीके से उनको यहाँ पर व्यापार किया जाए। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अर्थ क्या है। जो आपकी भारतीय अर्थव्यवस्था है इसका वैश्वीकरण में अर्थ क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर वैश्वीकरण में ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कि भारतीय व्यापारिक इकाइयों को विदेश में स्थापित करना, है ना। वही चीज हमने बताया, आपको समझ में आ गया होगा कि जो आपकी भारतीय इकाई व्यापारिक इकाई है उनको विदेश में स्थापित कर दिए जाए, कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपको प्रॉफिट जरूर होगा, है ना। और भारत में बनने वाले जो आपके प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन को भी कम से कम कह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री उनको कराई जाए। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर अर्थव्यवस्था आपकी बन सकती है वैश्विक स्तर पर। ठीक है ना, और दूसरे देशों में स्थापित करने का मतलब ये होता है कि वहाँ के वर्कर भी होंगे, वहाँ पर प्रोडक्शन चीज़ें होंगी, वहाँ पर कच्चा माल भी आपको मिल जाएगा, सब कुछ आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, वहाँ से लाना नहीं पड़ेगा। चलिए बी नंबर आपका हो जाएगा। अगला दिया है भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना प्रतिशत भाग कृषि में लगा हुआ है। यहाँ पर 12 नंबर जवाब दीजिएगा और यहाँ पर आपका अपडेट भी हो चुका है। चलिए तो यहाँ पर देखो दिया है भारत की श्रम शक्ति लगभग आपकी कृषि में जो लगा है कितना लगा है 12 नंबर में। तो जवाब आप क्या देंगे, तो जवाब यहाँ पर आपका 49%। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। देखो हमने आपको बताया भी था कि यहाँ पर 49.कुछ% जो आपका है ये वर्तमान में हो चुका है। ठीक है ना, तो इस हिसाब से आपको बी वाले को लगाना है जो आपके पास में है। लेकिन इसके पहले क्या था 2018-19 में जो आपका डाटा था तब आपका 54% हुआ करता था। ठीक है, लेकिन अब कितना हो गया है, तो 49.कुछ% आपका हो गया है। तो इस हिसाब से यहाँ पर बी आपको लगाना है, याद रहेगा। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि भारत में अधिकतर बेरोजगारी जो आपकी हो किस प्रकार की बेरोजगारी है। भारत में जो आपके अधिकतर बेरोजगारी हो किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। तो यहाँ पर तकनीकी है, चक्रीय है, घर्षणात्मक है और आपकी संरचनात्मक है। तो यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, तो जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी, आपकी संरचनात्मक आपकी है, यहाँ पर डी आपका बनेगा। संरचनात्मक प्रकार की आपके यहाँ पर बेरोजगारी आपकी पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करना। मतलब भारत में जो बेरोजगारी है उसका जो आंकड़ा तैयार करता है, उसे एकत्रित करता है, उसे प्रकाशित करता है, कौन प्रकाशित करता है। तो ये प्रकाशित करने वाले जो आपके हैं कौन से हैं, तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका सी, ये जो आपका है NSSO। ठीक है, कौन आपके हैं NSSO, ये आपकी संस्था है, इसके द्वारा आपके यहाँ पर किया जाता है जो आपकी गरीबी है उसका आंकड़ा करना, उसको प्रकाशित करना ये आपका होता है। अभी इसके बारे में बहुत क्वेश्चन मिलेंगे। कह रहा है भारत में बेरोजगारी की किस्म जो पाई जाती है वो किस प्रकार की पाई जाती है। भारत में बेरोजगारी जो पाई जाती है किस किस्म की पाई जाती है। तो यहाँ पर देखो अल्प बेरोजगार मतलब क्या होते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में पूरा दिन के लिए उनको नहीं मिलता है ना। कह सकते हैं कि थोड़ा प्रकार से देखा जाए तो जैसे क्या होता है नरेगा होता था, नरेगा में बोलते थे 1 साल में 100 दिन का काम। तो कह सकते हैं कि पूरी तरीके से रोजगार इनको तो नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पर दिया है चक्रीय बेरोजगारी, मतलब क्या होता है जो किसान लोग होते हैं, है ना, वो एक बार गेहूं बो दिया तो भाई 3 महीने बाद ही उनको पेमेंट मिलेगा, मतलब कह सकते हैं 4 महीने बाद ही पेमेंट मिलेगा। या कह सकते हैं इसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं धान बो दिया तो जब धान कटेगा तभी उनके पास पैसा आएगा, इसके पहले तो आएगा नहीं, वहीं से खर्चा करेंगे। 3 महीने में जितना कमाया
गंवाया, ये सब पैसा आएगा। तो इस प्रकार से चक्रीय बेरोजगारी भी हो गई। यहाँ पर आपका दिया गया कौन सा, संरचनात्मक बेरोजगारी, मतलब होता है घर्षण वाली, मतलब क्या होती है, छुपी हुई बेरोजगारी, इसे बोलते हैं छिपी हुई बेरोजगारी बोलते हैं। कि जहाँ कोई काम है, अगर एक लोगों का मतलब एक लोगों का काम है तो वहां पर बोलते हैं मियाँ और बीवी बच्चे सभी चलो खेत में काम करने चलो, मतलब काम था पतिदेव का और ले जा रहे हैं अपने बीवी को अपने बच्चे को, ये होती छिपी हुई बेरोजगारी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है कि कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है। तो यहाँ पर देखो कृषि आपको दिया गया है ना, कृषि आपको दिया गया है। तो कृषि में जो आपकी होती है कैसी, अदृश्य, हमने अभी बताया था ना कि अदृश्य प्रकार की यहाँ पर हो जाएगा, अदृश्य प्रकार से आपकी मुख्यतः मतलब 100% यहाँ पर दे दिया है, शुद्ध शब्द दे दिया अदृश्य, जिसे वही छिपी बोल देते हैं। ठीक है ना, तो ऑप्शन राइट आपको कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर अदृश्य जो आपकी यहाँ पर छिपी हुई इसको बोल देते हैं, छिपी हुई बोल देते हैं। ठीक है, तो आपका ये आपको पूर्णता आपको दे देगा। ये जो वाला वर्ड है इसमें से लगभग सभी चीजें आपकी मिक्स हो जाती हैं, है ना, इसमें सभी चीजें मिक्स हो जाती हैं संरचनात्मक में। जो आपका अदृश्य बोला होता है वो पूर्णता आपका यही होता है कि जैसे खेत आपका काम है, खेत में काम है तो उसमें से सभी लोगों को मिक्स हो जाना, काम 4 का है लेकिन 8 लोग जा रहे हैं, तो आपकी अदृश्य बेरोजगारी हो जाएगा। ठीक है ना, अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, कृषि में बेरोजगारी को स्वरूप जो देखने को मिलता है किस प्रकार से देखने को मिलता है। तो 17 का ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, आपका डी नंबर की हो जाएंगी कि इनमें से आपको देख सकते हैं संरचनात्मक, मौसमी, घर्षणात्मक सभी प्रकार के आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी मतलब क्या होता है भाई, तो आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। प्रच्छन्न बेरोजगारी मतलब क्या होता है, आवश्यकता से अधिक, मतलब वही हुआ कि जो छुपे लोग होते हैं, है ना, छुपे लोग होते हैं जिन्हें दिखाई नहीं देते, अदृश्य रूप से होते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्य, मतलब काम है आपका 4 लोगों का लेकिन करवा रहे हैं 8 लोगों से काम करवा रहे हैं, तो ये आपका होता है प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है ना, अगला दिया गया है कि भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी आपकी सर्वाधिक पाई जाती है। देखो ऑप्शन के अनुसार आपको लगाना है। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार आपको यहाँ पर लगाना है। तो यहाँ पर देखो मौसमी बेरोजगारी भी मिलती है, अदृश्य दोनों प्रकार की मिलती है ना, तो इस प्रकार से ऑप्शन सी हो जाएगा, उपयुक्त दोनों प्रकार की बेरोजगारी देखने को मिलती है। ठीक है ना, अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि वर्तमान भारत में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है भारत में पूरे, है ना, तो ग्रामीण बेरोजगारी, शहरी बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी और आपकी खुली बेरोजगारी। तो 20 वाले में जवाब क्या देंगे, तो यहाँ पर आपको पता है वर्तमान लगा दिया गया है, तो वर्तमान के हिसाब से आपको इसमें लगाएंगे जो आपके शिक्षित बेरोजगार हैं, मतलब मैक्सिमम देखा जाए तो आपके शिक्षित वाले आपके बेरोजगार ज्यादा हैं। क्यों, क्योंकि ग्रामीण वाले कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपके किसी न किसी खेत में कार्य करके कुछ ना कुछ आपका कर ही लेते हैं, है ना, लेकिन यहाँ पर जो शिक्षित बेरोजगार हैं भैया वो क्या करेंगे, वो गांव में जाएंगे, खेती भी नहीं कर सकते हैं, अगर खेती भी करेंगे तो उनको भी हंसी मजाक उड़ाया जाएगा कि 4 साल भाई तुम आप लोग कहाँ पर रहे हो और इसके बाद आप क्या कर रहे हो, है ना, तो भैया उनसे गोबर उठाया भी नहीं जाएगा, कुछ कर भी नहीं सकते हैं। इस कारण से कह सकते हैं कि जो शिक्षित वाले होते हैं फिर वो ऐसी जगह जाते हैं जहाँ उनको कोई परिचय नहीं होता है, चाहे वो जूता बेचने का कार्य करें, चाहे जूता सिलने का कार्य करें, चाहे वो ठेलिया लगाएं, चाहे वो कह सकते हैं कि फिर आलू पकौड़ा बेचें, है ना, तो कह सकते हैं कि फिर शिक्षित वालों को ज्यादा दिक्कतें आपकी हो जाती हैं। ठीक है ना, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि भारत में छिपी हुई बेरोजगारी अर्थात जो प्रच्छन्न बेरोजगारी है मुख्य रूप से संबंधित है। तो आपकी देखो छिपी हुई बेरोजगारी आपको कहाँ मिलती है, गाँव में, है ना, तो गाँव में मिलता है और आपके कृषि क्षेत्र में मिलता है। तो यहाँ पर आपका जवाब कहाँ पर आएगा, ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, 1 और 2 आप क्लियर हो जाएंगे ना, तो 1 और 2 आपके हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि विनिर्माण कार्य में तो आपका इतना ज्यादा नहीं होता, शहरी क्षेत्र में जाओगे तो कहीं ना कहीं लोग जुटे ही होते हैं किसी न किसी कार्य में। ठीक है ना, तो इस हिसाब से यहाँ पर 1 और 2 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला दिया है संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है। संरचनात्मक बेरोजगारी का जो कारण है वो आपका क्या होता है, तो अपर्याप्त, ठीक है, क्या होता है, अपर्याप्त उत्पादन जो क्षमता है ये आपका हो जाएगा। यहाँ पर संरचनात्मक बेरोजगारी का जो कारण होता है वो आपका क्या होता है, अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। ऑप्शन राइट आपको कौन सा हो जाएगा, आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, और अगला दिया गया है कि शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी देखने को मिलती है। जो शहरी क्षेत्र हैं, शहरी क्षेत्र में जो बेरोजगारी मिलेगी वो किस प्रकार से मिलेगी, तो ऐसी बेरोजगारी होती है आपकी कौन सी, तो भाई शिक्षित बेरोजगार मिलेंगे, है ना, शिक्षित मिलेंगे ना, तो इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा शिक्षित बेरोजगार आपको देखने को ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, अगला है प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ समानता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी जो आपकी समानता अर्थ पूछा गया है,
तो हमने क्या बताया था, हमने बताया कि जो आपके श्रमिक लोग होते हैं खेत में जाते हैं हर रात, जो आपके छुपे हुए होते हैं वो आपके देखो श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य हो, है ना। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका सी हो जाएगा कि उसकी जो कार्य करने की जो क्षमता है, ठीक है, कार्य करने की क्षमता क्या है कि मान लो मतलब 95 तो वही ना अदृश्य रूप से आपके वहां पर है, तो आपके यहाँ पर मतलब वही 4 वाला लोगों का काम है, लेकिन यहाँ 8 लोगों का प्रयोग करते हैं, है ना। मतलब जो करना चाहिए प्रोडक्शन 100% वो नहीं कर पाते हैं, उनके अनुसार देखा जाए तो वो कम ही होता है, ठीक है ना। इस हिसाब से यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। अगला दिया गया है 21 प्रकार की बेरोजगारी में स्नातक तथा स्नातकोत्तर डिग्री वाले युवा नौकरियों प्राप्त नहीं कर पाते हैं। देख लीजिए भाई, तो यहाँ पर दो किस प्रकार की बेरोजगारी में स्नातक वाले और जो आपके स्नातकोत्तर डिग्री आपके वाले होते हैं, युवा होते हैं, वो नौकरियां प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो किस प्रकार की बेरोजगारी में, तो आपका 25 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर आपको हो जाएगा कौन सा, सी नंबर, शैक्षिक बेरोजगारी, ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया गया और सभी टॉपिक मिलाकर किए गए हैं, परेशान मत होइएगा, बेरोजगारी वाला क्वेश्चन है तो ये भी है, और भी टॉपिक आपको मिलाए गए इसमें से, ठीक है। चलिए, बेरोजगारी तब होती है जब लोगों को वर्ष के कुछ महीनों के दौरान रोजगार नहीं मिलता है। तो भाई जब रोजगार नहीं मिलता है कुछ समय बाद, तो उस प्रकार की बेरोजगारी को जो हम लोग बोलते हैं, ऐसी बेरोजगारी को मौसमी बेरोजगारी कहते हैं, है ना। यहाँ पर जवाब आपका भर जाएगा सी नंबर, मौसमी बेरोजगारी आपका होता है, ठीक है ना। अभी हमने बताया था कि आपका देखो गाँव में चक्र चलता है, कि चक्र क्या चलता है, आपकी 3-4 प्रकार की फसलें आपकी हो पाती हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं होती हैं। मतलब जनवरी फरवरी में बोया, नवंबर दिसंबर में काट लिया, तो इस समय तो गरीबी चल रही थी, लेकिन इस समय क्या हो गया, उन लोगों के पास पैसा आ गया बहुत भयंकर, और जब पैसा बहुत भयंकर आ गया तो फिर क्या होता है, कहीं ठेके में जाते हैं, दारू पीते हैं, फिर इसके बाद कहीं पनीर खाते हैं, कहीं अपाची निकालते हैं, कहीं कुछ निकालते हैं, और जितना पैसा था भुक मतलब खत्म हो गया। फिर इसके बाद क्या हुआ, अब धीरे धीरे जो आपका बच्चा है फिर धीरे धीरे अगले सीजन का वेट करते हैं। यही कारण होता है कि इनके पास मौसमी बेरोजगारी आपको मिलती रहती है। समझ में आ गया ना। चलिए, अगला प्रश्न आपका दिया है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी को और किस नाम से जाना जाता है। जो प्रच्छन्न बेरोजगारी है उसको किस नाम से जानते हैं, तो ये बेरोजगारी होती है अल्प बेरोजगार, मतलब कह सकते हैं उनके पास पर्याप्त समय के लिए बेरोजगार नहीं होता है। जैसे बोलते हैं नरेगा के लिए 100 दिन का काम, है ना, बाकी दिन बनो मेहमान, है ना, वही तो होता है ना कि 100 दिन का काम करो, इसके बाद जाओ, फिर इसके बाद फिर समझ गया ना, वही चीज आपका होता है। तो आपका अल्प बेरोजगार होता है, जैसे नरेगा वाले 100 दिन का काम, बाकी दिन मेहमान। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर प्रच्छन्न बेरोजगारी निम्न से किसकी एक विशेषता है। तो किसकी एक विशेषता है, यहाँ पर जवाब क्या बनेगा, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा राइट आपका यहाँ पर सी वाला, है ना। मतलब क्या हुआ कि बहुत लोग होते हैं कहते हैं भाई कि खेत में हमने क्या बो दिया है, गेहूं बो दिया है, अब तो भैया 2 महीना उसमें कुछ करना नहीं है, एक बार पानी लगा देंगे, एक बार यूरिया डाल देंगे, एक बार डीएपी डाल देंगे, है ना, एक ही दिन में, है ना, और इसके बाद रिश्तेदारी घूमेंगे, आराम से खूब घूमेंगे, मस्ती करेंगे। तो ऐसी जगह आपको होती है प्रच्छन्न बेरोजगारी मिलती है, आपकी कृषि क्षेत्र में मिलती है, ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नांकित में से कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है। तो भाई गरीब कौन है, गरीब कौन है, इसका निर्धारण जो करता है वो कौन करता है। तो 29 का ऑप्शन राइट आपका जवाब आपका कौन सा हो जाएगा, तो आपका ये होता है कौन सा, तो आपका यहाँ पर नीति आयोग, ठीक है, क्योंकि इसकी द्वारा आपकी कुछ रिपोर्ट आपके यहाँ पर की जाती हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये जो भारत का एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है, थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है, तो आप यहाँ पर आपका ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके पहले इसका कार्य क्या था, इसका पहले इसका नाम था योजना आयोग। क्या था नाम था भाई, इसका पहले नाम हुआ करता है योजना आयोग, और इसका कार्य यही हुआ करता था कि हम इसके लिए क्या करें, 5 साल के लिए एक योजना बना दें, कितना गरीबी है कितना अमीरी है उसके अनुसार उनको योजनाएं देना, ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है। भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत जो आपका अधिक है, सबसे आपका अधिक कहां पर है। तो यहां पर जवाब किसी का ए आ रहा है ना, किसी का ए आ रहा है, किसी का कुछ भी आ रहा होगा। चलिए, तो यहाँ पर 30 वाले में आपको बता दें कि जो आपका 2000 जो आपके नवंबर 2019 में, नवंबर देखो कब का अपडेट है, नवंबर 2019 की बात है। इसके अनुसार से जो आपका सबसे ज़्यादा आपको गरीब है, सबसे ज़्यादा जो गरीब है वो आपका कौन सा गरीब है, तो याद रखिए सबसे ज़्यादा गरीब झारखंड है, ठीक है। सबसे गरीब हम बोल रहे हैं, गरीब बोल रहे हैं, सबसे ज़्यादा गरीब कौन है, झारखंड है। लेकिन मतलब प्रतिशत के हिसाब से, यहाँ पर प्रतिशत के हिसाब से पूछा गया है, तो गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक आपका 37% मिलेगा, जो कि आपके छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। इसका जवाब आपका बी हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा कि भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक प्रतिशत के हिसाब में, तो आपका छत्तीसगढ़ है। लेकिन वैसे जो आपको गरीब मिलेंगे वो आपके झारखंड में रहेंगे, ठीक है। अगर पूछे सबसे ज्यादा गरीब कहाँ पर है, तो झारखंड में, लेकिन प्रतिशत के हिसाब में, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा क्षेत्र नहीं है, उस हिसाब से 37% जो आपके गरीब हैं वो आपके छत्तीसगढ़ में मिलेंगे। क्लियर हो गया। चलिए,
देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर लगाना किसको है, बी को लगाना है, छत्तीसगढ़ को लगाना है, ना कि झारखंड, क्योंकि यहाँ पर प्रतिशत लिखा है, हमने इसी बार इतना फोकस करा दिया है। ठीक है ना, अब आपको समझ में आए तो पढ़िए, है ना, और नहीं तो गलत सलत पढ़ लीजिएगा। चलिए, कह रहा है अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है। अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण जो आपका होता है वो आपका क्या होता है। तो यहाँ पर आपका 31 का जवाब क्या बनेगा, तो 31 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी नंबर। वहां पर आपकी आय की असमानता होती है। क्या होती है भाई, तो आय की असमानता। अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या होता है, आय की असमानता होता है। ऑप्शन राइट कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा बी नंबर। ठीक है ना। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। निर्धनता का जो आकलन होता है, मतलब गरीबी का जो आकलन होता है, किस पर निकाला जाता है कि भाई ये गरीब है या आपका अमीर है ना। तो ये जो आपका निकाला जाएगा किस आधार पर निकालते हैं, तो 32 का ऑप्शन जवाब कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि गरीब लोग जो आपके होते हैं एक दिन में कितना खाना खाते हैं। भाई हमने आपको बताया था गरीब लोगों को कम से कम एक दिन में 2400 कैलोरी मिलना चाहिए, और 2400 कैलोरी अगर नहीं मिल रहा है तो वो गरीब हो जाएगा, है ना। और वहीं पर देखा जाए तो आपका यहाँ पर ऑप्शन में आप जाएंगे कि परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर वो कितना खर्चा कर रहा है, कितना खर्चा कर रहा है। ठीक है, इस आधार पर आपको होता है कि वो डेली कितना खर्चा कर रहा है, मतलब परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर आपको होता है। ठीक है ना, ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि मुख्यतः गरीबी उन्मूलन हेतु निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री ने मूल रूप से 20 सूत्री कार्यक्रम आरंभ किया था। मतलब क्या हुआ, गरीबी को खत्म करने के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम जो प्रारंभ किया था वो किसने प्रारंभ किया था। तो यहां पर जवाब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका 33 का डी नंबर, यह आपकी इंदिरा गांधी ने किया था। ठीक है, इंदिरा गांधी ने किया था। ऑप्शन राइट आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर डी नंबर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है। तो याद रखिएगा यहाँ पर आपके बहुत ज़्यादा कुपोषण से होते हैं, कुपोषण के कारण मृत्यु भी होती है। बहुत लोग खाना पर्याप्त रूप में नहीं मिल पाता है, इस कारण यहाँ पर मृत्युओं अब क्या होती है, ज़्यादा होती है, जो कि ऑप्शन राइट आपका बी हो जाए। आपके मध्य प्रदेश को कहा जाता है भारत का इथोपिया। क्यों कहा जाता है, क्योंकि अत्यधिक कुपोषण के कारण आपके यहाँ पर मृत्यु ज़्यादा आपकी हो जाती है, इस कारण से अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया किसे, मध्य प्रदेश को कहा जाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है। गरीबी की तीव्रता जो मापी जाती है वो कौन माप करता है, यहाँ पर देख लीजिए कौन सा सूचकांक आपका होता है। तो ये सूचकांक होता है कौन सा भाई, तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, गरीबी की तीव्रता की माप पूछा है तीव्रता में, तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक। ठीक है, गरीबी की तीव्रता की माप बहुआयामी गरीबी सूचकांक आपको होता है। राष्ट्रीय आय की बात नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर गरीबी की बात कर रहा है, राष्ट्रीय आय की बात होती तो अलग हो जाता है, वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन होगा। यहाँ पर गरीबी के, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला दिया, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने के लिए चलाया गया था। तो भाई गरीबी दूर करने के लिए तो आपको पता है जो भी ग्रामीण क्षेत्रों में होंगे वो लगभग सभी आपके कार्य किए जाते हैं। अर्थात यहाँ पर आपका जो आपकी IRNDP है ये भी आपका है, ट्राइसिम आपकी योजना है, और आपका यहाँ पर जो आपका NREP है, ये अर्थात ये सभी आपके हैं, सभी गरीबी दूर करने के लिए ही कारण आपकी चलाई गई थी। ठीक है ना। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, तो अंत्योदय वाले जो आपको होता है, तो आपने देखा होगा कि 35 किलो 100 रुपये में शायद ऐसे कुछ मिलता है, 100 किलो मतलब 35 kg जो अनाज मिलता है वो 100 रुपये में शायद मिल जाता है, ऐसा है ना, ऐसे तो है ना, 100 रुपये में 35 किलो अनाज वगैरह मिलता है। मतलब क्या होता है, जो गरीब हैं, मतलब गरीबों से भी गरीब, जो बहुत ही गरीब होते हैं, है ना, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना। मतलब आपका हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन राइट यहाँ पर डी हो जाएगा। गरीबों में जो सबसे ज़्यादा गरीब होते हैं उनको अंत्योदय आपका कह सकते हैं कि उनको दिया भी जाता है, उनको क्या होता है, अंत्योदय कार्ड भी बनाए जाते हैं। और यही योजना आपको इसी से याद करना है कि अंत्योदय कार्यक्रम था गरीबों को सबसे ज्यादा उनको प्रोत्साहन देना। ठीक है ना, और इसीलिए अंत्योदय कार्ड भी बांटे गए थे इन्हीं को। ठीक है ना। अगला प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कुटीर ज्योति योजना से संबंधित है, किससे संबंधित है। कुटीर ज्योति योजना जो संबंधित है वो किससे संबंधित है, यहाँ पर जवाब क्या बनेगा। देखो पूरे अभी टॉपिक लिया है, यहाँ पर अभी इसी से चल रहा है, और भी आपके टॉपिक आपके हैं यहाँ पर। ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, कुटीर ज्योति योजना जो संबंधित है वो आपकी किससे संबंधित है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो आपके ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराना। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी आपका है, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराना, ये कुटीर ज्योति योजना आपका संबंध था। ठीक है, 39 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है। मतलब आपकी वर्ल्ड जो आपका डेवलपमेंट है इसकी रिपोर्ट जो आपकी आती है, ये जो प्रकाशित की जाती है वो किसके द्वारा, कौन सी संस्था होती है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन होता है।
तो 40 का ऑप्शन राइट आपका जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा। ये आपकी होती है कौन सी भाई, तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो आपकी करती है वो आपकी कौन, तो आपकी IBRD करती है। ठीक है, IBRD करती है जो आपकी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट आपकी होती है। और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है मानव विकास सूचकांक किसने बनाया। देखिए यहाँ पर दिया है मानव विकास सूचकांक, और मानव विकास सूचकांक जो आपका होता है UNDP के द्वारा किया जाता है। ठीक है, कौन किया जाता है, UNDP के द्वारा आपका मानव विकास सूचकांक जो आपका है वो आपकी UNDP द्वारा किया जाता है। ठीक है ना, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला है मानव विकास सूचकांक अर्थात HDI जो होता है ना, तो HDI जो होता है वो किस अर्थशास्त्री ने दिया था। ये भी प्रश्न आपका बहुत बार पूछा गया है कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो आपको कह सकते हैं वो आपके मानव विकास सूचकांक जो आपके अर्थशास्त्री आपके कौन है। तो यहाँ पर 42 का ऑप्शन राइट आपका जवाब डी हो जाएगा, महबूब उल हक। ये आपके कौन है, तो एक पाकिस्तानी है। ठीक है, आपके कैसे हैं, ये आपके पाकिस्तानी है। ये आपके कह सकते हैं इन्होंने यहाँ पर मानव विकास सूचकांक की आपके कह सकते हैं अर्थशास्त्री देन आपका है तो महबूब उल हक का है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है। मानव विकास सूचकांक का जो हिस्सा नहीं है कौन सा नहीं है भाई, 43 नंबर में। तो 43 में पहला पॉइंट है स्वास्थ्य एवं पोषण, ये देखभाल होती है। प्रति व्यक्ति आय आपको होता है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा आपकी हो गई। लेकिन यहाँ पर 43 वाले में जो आपका दिया है डी नंबर, सकल नाम निवेश, इसका कोई लेना देना आपका नहीं होता है। विकास सूचकांक में इससे कोई लेना देना आपका नहीं होता है। अगला दिया है मानव विकास सूचकांक अर्थात जो आधार है क्या है, तो ये पॉइंट आपका जरूरी है क्योंकि यही पॉइंट होता है कि जो मानव विकास सूचकांक अर्थात HDI आपकी है वो किस स्तर पर देखती है, क्या क्या चीजें वो देखकर बताती है। तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा स्वास्थ्य देखती है, आपका स्वास्थ्य कैसा है। ठीक है, और आपका शिक्षा का जीवन स्तर कैसा है ये आपको देखा जाता है। तो स्वास्थ्य और शिक्षा का जो जीवन स्तर है वो आपका यहाँ पर आपका सी आपका हो जाएगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपका किया जाता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है। राज्य स्तरीय मतलब राज्यों के अनुसार। वैसे तो आपको क्या होता था कि भारत की एक रिपोर्ट आ गई, अब विश्व में रिपोर्ट आती थी तो भारत का नाम हो गया, पाकिस्तान चाइना का गया। लेकिन राज्य के स्तर में अर्थात पहली बार राज्य स्तरीय में मानव रिपोर्ट जो जारी करने वाला था ये आपका कौन था, तो ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश ने किया था। ठीक है, मध्य प्रदेश ने किया था। अगला प्रश्न आपका दिया है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम अर्थात UNDP की मानव रिपोर्ट जो आपकी थी विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत की पहली मानव रिपोर्ट कब जारी की गई थी। तो भारत के लिए पहली बार आपका जो आपका कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के तहत आपकी जो पहली बार आपकी मानव विकास रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी भारत के लिए वो आपकी कब की गई थी, तो ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, अप्रैल 2002 में। ठीक है, अप्रैल 2002 में की गई थी। अगला है UNDP की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है। तो भारत की जो आपकी श्रेणी हो किस रूप में आपकी 47 नंबर में, तो ये आपकी आती है मध्य मानव विकास श्रेणी में। ठीक है, मध्य मानव विकास श्रेणी में आपकी आती है, ऑप्शन बी बनेगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का माप नहीं है। तो मानव विकास सूचकांक में याद रखिए क्या क्या उसमें देखा जाता है। मानव के विकास सूचकांक में क्या क्या चीज़ें होती हैं, 3 चीज़ें होती हैं। 3 चीज़ों को इसमें रखा जाता है। जीवन प्रत्याशा देखी जाती है, साक्षरता दर देखा जाता है, सकल नामांकन देखा जाता है। यहाँ पर लिंगानुपात से कोई लेना देना आपका नहीं होता है मानव विकास सूचकांक से। ठीक है ना, जीवन प्रत्याशा मतलब कह सकते हैं कि उस देश में जो व्यक्ति हैं जीवित कितने दिनों तक रह सकते हैं, है ना। क्योंकि कहीं कहीं आप देखते हैं कि लगभग भारत में देखा जाए 69 वर्ष तक आपकी उम्र होते लगभग आपकी है, ये जीवन प्रत्याशा हो गई। साक्षरता दर आपकी देखी जाती है कितने % साक्षरता दर वगैरह है, और सकल नामांकन। ठीक है ना, तो लिंगानुपात का कोई लेना देना आपका नहीं है, अर्थात आपका बी नंबर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका जो कि अगला क्वेश्चन आपका अगला टॉपिक आ चुका है भारत की राष्ट्रीय आय से। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको बनते हैं, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं उतने क्वेश्चन लिए हैं, बहुत क्वेश्चन आपको यहाँ पर नहीं लिए हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका पूछा गया है, कह रहा है भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान जो आपका है किसका योगदान है। चलिए इसका जवाब दीजिएगा। भारत में राष्ट्रीय योगदान जो आय का योगदान है वो सर्वाधिक किस क्षेत्र का है, इसका जवाब दीजिएगा। अभी आपने अगर पढ़ा होगा तो आप जवाब दे सकते हैं ना। तो भारत में राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान जो आपका है वो किसका है, तो यहाँ पर व्यापार, कृषि, विनिर्माण किसी में बोलेंगे। तो यहाँ पर जवाब जो आ रहा है कौन सा आपका है, तो भाई यहाँ पर 1 का जवाब जो आपका हो जाएगा कौन सा भाई, तो आपका जवाब यहाँ पर डी बिल्कुल सही है। क्योंकि जो सेवा क्षेत्र होती है, सेवा जो क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र जो आता है वो आपके बैंकिंग क्षेत्र में आता है। अर्थात ये आपको सेवा दे रही हैं, क्या दे रहे हैं भाई, तो बैंक सुविधाएं जो आपकी होती हैं सेवा दे रही हैं। और सेवा अर्थात जो आपका होता है कौन सा, तृतीय क्षेत्र होता है। और हमने आपको बताया है तृतीय क्षेत्र का जो आपका योगदान है, अब सर्वाधिक आपको सबसे ज़्यादा आपका तृतीय क्षेत्र का ही योगदान हो चुका है। ठीक है ना, और जो यहाँ पर जो कृषि लगा रहे हैं ना, तो वो लोग एक बार फिर से अपडेट देख लें। और ये वीडियो
वीडियो को अंत तक देखेगा। इस वीडियो के अंत में हमने इसका पूरा ग्राफ आपको दे दिया है, तो पूरा वीडियो को देखेंगे तो आपको कंफ्यूज दूर हो जाएंगे, नहीं तो यहीं पर लटके रहोगे और भाग जाओगे, कहोगे सर ने गलत बता दिया है ना, बाद में कहोगे सर ने गलत बता दिया है और रास्ते से आप लोग भाग जाओगे। तो इसलिए वीडियो के अंत में पूरा हमने यहाँ पर दिखा दिया है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर कि योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटा। देखो यहाँ पर दिया गया है योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटा है ना। तो यहाँ पर 3 का जवाब क्या बनेगा, तो 3 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए नंबर आपके कृषि का, क्योंकि इसका आपका कार्य तो है नहीं है भैया। तो अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, कृषि खत्म हो रहा है, धीरे धीरे बैंकिंग क्षेत्र की ओर हम लोग बढ़ोतरी कर रहे हैं, तो इस कारण से ये जो आपका है धीरे धीरे इसका घटत आपका हो रहा है, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपका दिया है कि भारत में वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। तो सर्वाधिक योगदान जो आपका है वो किस क्षेत्र का, तो सेवा क्षेत्र बताना है ना। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, सेवा क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होता है। तो भाई जैसे जैसे डेवलप हो जाएंगे, जैसे जैसे आप डेवलपमेंट होगा तो वैसे वैसे क्या होगा, आपकी इनकम क्या होगी, बढ़ेगी, अर्थात उसका क्षेत्र क्या होगा, बढ़ जाएगा, अर्थात यहाँ पर हो जाएगा बढ़ जाता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न आपका पूछा गया है यहाँ पर देश में राष्ट्रीय न्यायाधीश अर्थात एनएसएस की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी। भारत में राष्ट्रीय न्यायाधीश अर्थात एनएसएस की जो स्थापना हुई थी वो आपकी कब हुई थी। यहाँ पर जवाब क्या बनेगा, तो 7 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, 1950 में बनी थी, ठीक है ना। एनएसएस जो आपकी है ये आपकी 1950 में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत बार पूछा गया है, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन अर्थात सीएसओ की स्थापना कब हुई थी। ये प्रश्न आपका बहुत बार पूछा गया है। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना हुई थी वो आपकी कब हुई थी। तो यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा भाई, तो जवाब क्या बनेगा यहाँ पर 1950 बोलेंगे या 1952 बोलोगे, क्या बोलेंगे आप। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा भाई, 52 नंबर बोलना है, क्योंकि 1950 में जो आपकी बनी थी वो आपकी कौन सी बनी थी, योजना आयोग बनी थी, ठीक है, योजना आयोग बना था, है ना। यहाँ पर जो आपका है वो आपका सी हो जाएगा 1952 में, जब 1952 में बन गई थी, 1952 में बन गई तो जो पंचवर्षीय योजना हुआ करती थी उनको देखना है ना, उनको देखा हुआ करती थी कौन, तो यह आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इसके बाद क्या होता था, फिर उसको जारी करना जारी होता था, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। अगला दिया गया है राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय आय क्या होती है भाई, तो राष्ट्रीय क्या होती है इसका जवाब भी दीजिए भाई, राष्ट्रीय आय क्या होती है। चलिए तो राष्ट्रीय आय का जवाब यहाँ पर आ रहा है और जवाब आपका 9 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर आपका बी नंबर, ठीक है। यहाँ पर आपका बी नंबर की उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय आय, ठीक है, उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय आपके होता है, राष्ट्रीय आपकी कहलाती है, ठीक है। यहाँ पर जवाब जो आपका हो जाएगा बी नंबर आपका हो जाएगा, थोड़ा सा टफ आपकी थ्योरी आपको होगी, ठीक है ना। तो आपका राष्ट्रीय आय, और राष्ट्रीय आय में जो आपका होता है क्या क्या होता है, तो भारत के अंदर जो प्रोडक्शन आपका हो रहा है उसका तो हम लोग करते हैं, उसका तो हम लोग एंट्री करते हैं, लेकिन भारत के बाहर जो भी क्या हो रहा है, जो आपके यहाँ भी कमाई कर रहे हैं, जैसे मान लो इंग्लैंड हो गया, कोई जापान में कहीं पर भी है, तो वहाँ के लोगों को भी क्या होता है, वहाँ के पैसा जोड़ा जाता है। लेकिन जो विदेशों के लोग यहाँ पर कार्य कर रहे हैं और यहाँ पर जो लोग कार्य कर रहे हैं उनकी इनकम को घटाकर ही जोड़ा जाता है, तब ये आपको बनता है। इकोनॉमिक्स क्वेश्चन है, ठीक है ना, थोड़ा सा समझ के चलना पड़ेगा। यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। अगला दिया है भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमानित होती है, भारत में राष्ट्रीय आय जो अनुमानित होती है किसके द्वारा होती है, तो राष्ट्रीय आय हमने बताया था, राष्ट्रीय आय का जो आकलन करती है वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करती है, सीएसओ करता है ना। तो ऑप्शन राइट आपका कौन सा हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा, सीएसओ केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान, ठीक है। अगला दिया है निम्न से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, तो सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति जो आपकी आय है कि कहाँ की है, तो ये है आपकी गोवा की है, ठीक है, कहाँ की है, गोवा की है। और इसके बाद देखा जाए तो केंद्र शासित प्रदेश में दूसरा स्थान आपका दिल्ली का आ जाता है, ठीक है, फिर इसके बाद दिल्ली का नाम आ जाता है, पहला नंबर आपका जो है वो आपका गोवा का है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सा है। न्यूनतम आय की बात की है तो न्यूनतम आय में आपका बिहार हो जाएगा, ठीक है ना, जो आपके न्यूनतम में कौन हो जाएगा, तो आपका बिहार हो जाएगा। अगला दिया गया है कि 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय जो आकलन हुआ था वो 20 रुपए हुआ था, है ना, कब, तो ये आपकी 67-68 से आपको 68 मिलता है ना, 20 रुपए आंकी गई थी। समझिए कि उस समय प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, 20 रुपए। ये जो सर्वप्रथम आंकड़ा दिया था किसने किया था, या माप किसने किया था, तो 13 का ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, ये आपके दादा भाई नौरोजी थे, ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने यहाँ पर किया था, ठीक है ना। अगला दिया गया है कि ड्रेन का सिद्धांत जो दिया था, ड्रेन का सिद्धांत जो प्रस्तुत किया था किसने किया था,
तो यहाँ पर 14 का ऑप्शन राइट आपका जवाब बी हो जाएगा। ये आपके दादा भाई नौरोजी थे, ठीक है, दादा भाई नौरोजी ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है ना, ड्रेन का सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने आकलित किया था। क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन घुमा के बस पूछा गया है ना। तो आपका 25 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो 25 का ऑप्शन राइट आपका जवाब ए हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी ने किया था, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर देखो धन का पलायन, अगला क्वेश्चन आपका है कि दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन का सिद्धांत किस पुस्तक में वर्णित किया है। अर्थात धन का जो पलायन है इसका सिद्धांत जो वर्णित किया है किस पुस्तक में किया है। तो इनकी एक पुस्तक आपकी बहुत ही चर्चित पुस्तक है, वो आपकी पुस्तक कौन सी है, तो प्रॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा कि प्रॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में इन्होंने धन का पलायन का सिद्धांत दिया है और यहीं पर बताया है 20 रुपए जो आपका है, इसी में बताया है कि 20 रुपए उस समय हुआ करती थी, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान जो आपका है किसका है। चलिए यहाँ पर 27 का जवाब दीजिएगा, इसका जवाब कहाँ पर जाएगा, चलिए 27 का जवाब कहाँ पर जाएगा, तो 27 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा आपका तृतीय क्षेत्र में, है ना। तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका सी नंबर, तृतीय क्षेत्र में भी हो जाएगा। ये लगभग आपको हर जगह अपडेट आपको देखने को मिल गया होगा, क्योंकि लूसेंट में तो अपडेट दे चुका है, और जब लूसेंट में अपडेट दे चुका है तो सबको पता होना चाहिए चीज को, है ना। और नहीं पता है तो समझिए वो निकम्मे हैं, अगर नहीं निकम्मे हैं तो ये आपको थोड़ा बहुत आपको पढ़ना जरूरी है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सबसे कम योगदान है। सबसे कम आपका योगदान है तो आपका कौन हो जाएगा, तो आपका प्राथमिक क्षेत्र अर्थात आपका कृषि क्षेत्र का जो योगदान हो गया है भारत में आपका सबसे कम आपका हो चुका है। इस कारण से यहाँ पर कौन सा ए नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा। हर बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है क्योंकि ये आपको याद कर लेना है सपने में भी। अगला प्रश्न आपका दिया है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है। तो राष्ट्रीय आय की गणना जो कि बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी हमने बताया कौन, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा ही भारत की राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या है। तो याद रखिए किसी भी देश की जो आपकी आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप होती है वो किसके द्वारा करते हैं, तो किसके द्वारा करते हैं, तो वहाँ की जो जीडीपी है, वहाँ की क्या है भाई, जो उनकी जीडीपी है, तो जो आपका प्रतिदिन का आपका सकल घरेलू उत्पाद होता है इसके द्वारा करते हैं। अर्थात ऑप्शन राइट यहाँ पर हो जाएगा नंबर, सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी के द्वारा वहाँ की अर्थात वहाँ की आपको आर्थिक वृद्धि है वो आपकी माप की जाती है, वहाँ की सकल घरेलू उत्पाद अर्थात आपकी जीडीपी के द्वारा करते हैं, ठीक है ना, जीडीपी के द्वारा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया प्रश्न आपसे यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है। चलिए यहाँ पर जो जरूरी क्वेश्चन है वही हमने आपको बताया कि पढ़ना है ना, क्योंकि यहाँ पर पढ़ेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा, है ना, बहुत क्वेश्चन होते हैं, लेकिन जरूरी जो एग्जाम के सामने है उनको पढ़ना है। यहाँ पर आपसे कह रहा है आपसे कौन निम्नलिखित में से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है। देखते हैं भाई कौन मुद्रा का कार्य नहीं है। तो पहला दिया है मूल्य का क्या करना, मूल्य का मापन करना, मूल्य का हस्तांतरण मतलब क्या होता है निकालना, है ना, और स्थिरीकरण करना, ठीक है। यहाँ पर संचय करना, तो याद रखिए मुद्रा को आप संचय करके कुछ नहीं कर सकते, मुद्रा का संचय करके यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। संचय मतलब इकट्ठा करना, ठीक है, इकट्ठा करना, इससे आपको कोई फायदा आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आपका जवाब कौन हो जाएगा, मूल्य का संचय करना, ये आपको यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है ना। और अगर संचय ही करना है तो आप बैंक में डाल दीजिए, बढ़ता ही रहेगा, है ना, उसको गाड़ के रख देंगे या कहीं पर छिपा के रख देंगे, उससे कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन पर जाने की प्रवृत्ति होती है वो क्या होती है। मतलब ऐसी कौन सी मुद्रा, जैसे कोई मुद्रा है अब उसकी मार्केट में वैल्यू नहीं रह गई है, और जब वैल्यू नहीं रह गई है तो अर्थात वो मुद्रा क्या कहलाएगी, तो ऐसी मुद्रा जिसका पलायन होने की स्थिति आ गई है, खत्म होने की स्थिति आ गई है, तो ऐसी मुद्रा को हम लोग बोलते हैं हॉट मनी, या कह सकते हैं हम लोग गर्म मुद्रा। क्या बोलते हैं भाई, उसे हॉट मनी बोलते हैं या गर्म मुद्रा बोलते हैं, ठीक है, दोनों होते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं हॉट, हिंदी में बोलते हैं गर्म, ठीक है ना। तो ऐसी मुद्रा को जो पलायन की स्थिति में होती है उसे हम लोग गर्म मुद्रा कहते हैं। क्लियर हो गया। अगला है हवाला शब्द क्या है। हवाला क्या है, तो हवाला क्या होती है भाई, तो हवाला क्या होती है, तो हवाला क्या होती है, विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार जो होता है, विदेशी मुद्रा का जो अवैध कारोबार होता है इसे हम लोग हवाला कहते हैं। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है हार्ड करेंसी से तात्पर्य क्या है। हार्ड करेंसी क्या होती है भाई, तो हार्ड करेंसी क्या होती है भाई, यहाँ पर 6 नंबर देखिए, हार्ड करेंसी आपका यहाँ पर जो हो जाएगा 6 नंबर में कौन सा, तो वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम होती है, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो। तो यहाँ पर वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो, तो यहाँ पर आपका जवाब कौन सा 6 वाले में, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो। तो यहाँ पर भाई कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो हार्ड करेंसी क्या होती, किसके पास होती है, इसको समझ लीजिए पहले तो आंसर, इसका आंसर निकल के आएगा। वैसे आंसर इसका आपका ए है ना, लेकिन समझ लीजिएगा जैसे मान लीजिए आपके हार्ड करेंसी की जो होती है, जैसे आपके मान लीजिए चाइना हो गया
है ना, या मान लीजिए आपके अमेरिका हो गया, चाइना अमेरिका, ऐसी चीज़ें, उनके पास जो पैसे होते हैं वो हार्ड करेंसी के होते हैं, तुरंत वो बदल सकते हैं, तुरंत क्या होता है उनको मिल सकता है, ठीक है ना, तुरंत उनके पास क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। और जब मिल जाएगा तो क्या करेंगे, वो व्यापार तुरंत कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, वो तुरंत व्यापार कर सकते हैं। अब इसके अनुसार ऑप्शन देखिए आप कौन सा आपका हो जाएगा। तो पहला है वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो, आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो। और भाई अगर मांग की कम होगी, अगर मांग कम होगी तो उसे कोई लेगा ही नहीं, अगर मांग है तो कोई काम इसको कोई लेगा ही नहीं। मांग, रुकिए थोड़ा सा समझ लीजिए, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम है। दूसरा दिया वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक है, मांग की अपेक्षा अधिक है। हाँ, तो यहाँ पर देखो इसका आपका बी वाला होगा, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा आपकी अधिक होती है, तभी आपकी हार्ड करेंसी होती है, ठीक है। यहाँ पर जवाब आपका बी, इसका आपका सही होगा बी वाला, ठीक है ना, बी वाला आपका होगा। और भी इसको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे, देख लेंगे या टेलीग्राम पे भेज देंगे, ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि सॉफ्ट करेंसी क्या होती है, सॉफ्ट करेंसी क्या है, तो 7 का जवाब क्या बनेगा भाई, 7 नंबर में। तो यहाँ पर अच्छा देखिए यहाँ पर इसमें देखिए, इसमें यही चीज़ है, हार्ड करेंसी और सॉफ्ट करेंसी दोनों में अंतर क्या है। तो इसका जवाब आपका 6 का ए हो जाएगा, इसका जवाब होगा, इसका जवाब आपका बी हो जाएगा, ठीक है, इसका जवाब बी हो जाएगा। आप दोनों में अंतर देख लीजिएगा, क्योंकि हम भी थोड़ा कंफ्यूज थे इस वाले प्रश्न में, ठीक है। जो हार्ड करेंसी होती है वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग के पीछे कम हो, और जो सॉफ्ट करेंसी होती है वो आपकी होती है वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक होती है, ठीक है ना। क्योंकि हमको भी ये था कि हार्ड करेंसी सॉफ्ट करेंसी एक ही होती है, लेकिन थोड़ा सा अंतर ये है, सॉफ्ट करेंसी होती है, हार्ड करेंसी होती है। अब दोनों साथ में आपका आ गया है, ठीक है ना। कंफ्यूज इंसान है, थोड़ा कंफ्यूज तो हो सकती है, इकोनॉमिक्स है, ठीक है। और इस प्रकार से अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अब आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, कह रहा है जिस मुद्रा में भुगतान करने पर, तभी हम बोले थे टेलीग्राम पे डाल देंगे, देखकर बता देंगे, है ना। चलिए कह रहा है आपसे यहाँ पर कह रहा है कि जिस मुद्रा में भुगतान करने पर लेनदार कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता है, उसे क्या कहते हैं। मतलब क्या है, ऐसी मुद्रा आपकी कौन सी मुद्रा है जिसमें भुगतान करने पर कानूनी तौर पर वो स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता, उसे क्या कहते हैं। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, तो इसे हम लोग बोलते हैं विदग्राह मुद्रा। क्या बोलते हैं इसे, विदग्राह मुद्रा बोलते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। मान लो क्या होता है, मान लो आपके पास चेक दी गई है, ठीक है, क्या दी गई है, आपको चेक दी गई है, और भाई चेक दी गई है तो क्या अगर किसी को चेक देते हो तो क्या मना कर देगा, क्या वो मना कर देगा, या उसकी वैल्यू नहीं रहेगी, या उसकी कह सकती कोई वैल्यू नहीं है। अर्थात कह सकते हैं जैसे चेक वगैरह होती है तो ये भी एक मनी होती है, लेनदार होती है, कानूनी तौर पर उसे स्वीकार करना पड़ेगा। जरूरी नहीं है अगर हम आपको दें कि भैया हमको चेक न दीजिए, हमको हार्ड करेंसी दे दीजिए, पैसे दे दीजिए, तो वो आपको ले लेगा, आराम से ले लेगा। तो आपकी इसे बोलते हैं विदग्राह मुद्रा बोलते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, सस्ती मुद्रा से अभिप्राय क्या है। सस्ती मुद्रा क्या होती है, सस्ती मुद्रा क्या होती है, तो सस्ती मुद्रा हम लोग किसे कहेंगे, तो यहाँ पर देश की मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आसानी से उपलब्ध होना। जी हाँ, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा कि जो सस्ती मुद्रा होती है, सस्ती मुद्रा जो होती है वो आपको मार्केट में बहुत ही जल्दी आ जाएगा, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा, मार्केट में बहुत जल्दी मिल जाएगा। मतलब मान लीजिएगा अगर आपके साथ कोई चीज़ है तो ज़्यादा से ज़्यादा जब होगी, जब ज़्यादा होगी तो आपको हर जगह मिल जाएगी, है ना, वो क्या होगी, सबसे ज़्यादा मिल जाएगी। और भाई अगर महंगी मुद्रा है तो सब जगह आपको मिलेगी नहीं, है ना। जैसे मान लीजिए क्या है, चाइना के पास 5-6 प्रोडक्ट हैं, उसके पास बोला कि भाई इतने हैं, इतने लेना हो तो ले लो, नहीं तो बाद में दिक्कत हो जाएगी। तो फिर उसमें क्या होगा भाई, उसमें ये होगा कि हाँ ले लिया जाए, तब ये आपके कह सकते हैं क्या होगी, सस्ती नहीं, ये महंगी मुद्रा हो जाएगी। मतलब इसके भाव बढ़ जाएंगे, इसके क्या होंगे, भाव बढ़ जाएंगे। लेकिन जो सस्ती मुद्रा होगी तो मार्केट में फैली घूमेगी चारों तरफ, है ना। जैसे प्याज हो गया, अगर 10 रुपये में बिक रहा है तो चारों तरफ आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर वही चीज़ अगर देखा जाए इस सीजन में, तो वो कह सकते इस सीजन में आपको दिक्कत हो जाएगी, वही चीज़ आपका होता है इसमें से। तो आपका ए नंबर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला दिया है, कह रहा है किन देशों की मुद्रा प्राय हार्ड करेंसी होती है। तो हार्ड करेंसी जो आपकी होती है कहाँ की देशों की होती है, तो आपका जवाब आपका 10 का हो जाएगा आपका बी नंबर। या आपके विकसित देशों की होती है या आपके हार्ड करेंसी होती है, ठीक है, विकसित देशों की। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, विकसित देश। और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारत की विदग्राह मुद्रा है, भारत की विदग्राह जो मुद्रा है तो आपकी कौन सी मुद्रा है, यहाँ पर 11 नंबर। तो सिंपल सी बात जवाब है कि यहाँ पर जो आपका है रुपया है, ठीक है, क्या है, रुपया है। ऑप्शन राइट का हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, भारत सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है। भारत सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर दिया जाए और नई मुद्रा अगर चला दिया जाए तो इसे हम लोग बोलते हैं क्या है,
तो ऐसी मुद्रा को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, तो ऐसी मुद्रा को हम लोग बोलते हैं क्या, विमुद्रीकरण हो गया है। क्या हो गया है, विमुद्रीकरण हो गया है, इसे बोलते हैं विमुद्रीकरण, ठीक है ना, विमुद्रीकरण बोलते हैं। अवमूल्यन मत बोल देना, ठीक है, अवमूल्यन नहीं होता है वो आपका, ये जो आपका होता है विमुद्रीकरण होता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपका दिया है, बाजार के नियम के प्रस्तुतकर्ता थे, बाजार के नियम के प्रस्तुतकर्ता जो आपके थे वो आपके कौन थे, तो ये आपका जवाब हो जो ऑप्शन राइट आपका बी, आपके थे जेबी से, ठीक है, कौन थे, जेबी से, ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा आपका बी नंबर आपका हो जाएगा। अगला दिया है मुद्रा संकुचन, ठीक है, क्या हो जाएगा भाई, तो आपके यहाँ पर दिया है मुद्रा संकुचन कारण क्या है, मतलब मुद्रा संकुचन का कारण जो होता है क्या होता है, तो मुद्रा संकुचन कब कहेंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका जो हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन राइट यहाँ पर कह सकते हैं कि निर्यात की तुलना में, नहीं, माल एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना मुद्रा की पूर्ति में कमी। यहाँ पर 15 क्वेश्चन राइट आपका जवाब सी हो जाएगा, माल एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति में कमी, ठीक है, यहाँ पर जवाब हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है, जब मुद्रा की पूर्ति में क्या होगी, कमी हो जाएगी, तो इस प्रकार से ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अगला दिया है, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण में सहायक नहीं है, कौन सी मुद्रा नियंत्रण, कौन सी मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण में सहायक आपकी नहीं होती है, तो आपूर्ति नियंत्रण में सहायक नहीं आपकी मुद्रा कौन सी है, तो पहला पॉइंट दिया है बाजार, मुक्त बाजार नीति, मुद्रा आरक्षण अनुपात, बैंक दर और आपकी मार्जिन आवश्यकता में परिवर्तन, यहाँ पर परिवर्तन आपका होगा, परिवर्तन आपका दिया गया है। तो याद रखिएगा कौन मुद्रा नियंत्रण में सहायक नहीं है, तो जो मुद्रा बाजार नीति है ये इसमें सहायक नहीं है, इसका नंबर आपका ए सही आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला दिया है वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं, देख लीजिए ये भी प्रश्न आपका बहुत बार पूछा गया है कि वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य क्या होता है, गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं। जब कीमतें बढ़ जाती हैं तो इसे हम लोग बोलते हैं मुद्रास्फीति, क्या बोलते हैं, मुद्रास्फीति बोलते हैं, डायरेक्ट परिभाषा आपसे पूछी जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि अर्थव्यवस्था की ऐसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति के साथ साथ मंदी की स्थिति आपकी कहलाती है। देखो मुद्रास्फीति हो गई है, साथ साथ मंदी की स्थिति आ गई है, तो ऐसी स्थिति को हम जो बोलते हैं क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं स्टैगफ्लेशन, ठीक है, क्या होती है, स्टैगफ्लेशन उसे बोलते हैं, ऐसे वर्ण को बोलते हैं स्टैगफ्लेशन बोल देते हैं। जब मुद्रास्फीति के साथ साथ क्या होती है, मंदी आपकी आ जाती है, तो इसे बोलते हैं स्टैगफ्लेशन, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं, मुद्रास्फीति से अगर हो गई है तो ऐसी स्थिति में बाजार की जो वस्तुएं हैं वो आपकी क्या होंगी, ऐसी स्थिति में बाजार की जो वस्तुएं हैं वो आपकी महंगी हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, महंगी हो जाएंगी, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, बी नंबर, महंगी हो जाएंगी। अगला दिया है लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया होती है, लगातार बढ़ती कीमतें, अगर लगातार जो प्रोडक्शन है उस महंगा हो रहा है, और अगर महंगा हो रहा है तो इसका मतलब हम लोग क्या कह देंगे, इसका मतलब ये होगा कि मुद्रास्फीति की दिक्कतें आ गई हैं ना, मुद्रास्फीति की दिक्कतें आ चुकी हैं, ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। तो इस प्रकार से, ठीक है। अगला प्रश्न आपको पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि गिल्ट एज बाजार किससे संबंधित है, गिल्ट, गिल्ट शब्द जो आपको मिलता है कहाँ पर मिलता है, गिल्ट शब्द जो आपका मिलता है वो आपके कहाँ पर संबंधित है, अर्थात ये कौन से वर्डों से आपका जुड़ा हुआ है, तो गिल्ट शब्द का जो प्रयोग होता है ये आपका होता है ऑप्शन राइट, आपका जवाब आपका हो जाएगा यहाँ पर जो सरकारी प्रतिभूतियां होती हैं, क्या होती हैं, सरकारी प्रतिभूतियां होती हैं, ये होती हैं गिल्ट बाजार, ठीक है। इसमें से आपकी कई चीज़ें आपको शामिल भी की जाता है, इसमें से बहुत चीज़ें आपकी शामिल की जाती है, जरूरी नहीं है कि वहाँ की आपकी प्रतिभूतियों में मतलब बहुत चीज़ें इसमें आपकी आ जाती हैं, ठीक है। अगला दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है, भारत का केंद्रीय बैंक जो आपका है वो आपका कौन सा बैंक है, तो 54 का ऑप्शन राइट आपका जवाब जो आपका हो जाएगा कौन सा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा रिजर्व, अर्थात आपका कौन सा होता है, आरबीआई होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न को आते हैं, प्रश्न से अगला पूछा गया है भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, 55 नंबर, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, 55 नंबर आपको जवाब देना है, 55 नंबर जवाब देना है, फटाफट जवाब दीजिएगा कि भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। चलिए 55 का जवाब ए आ रहा है और किसी का सी भी आ रहा है ना, चलिए आरबीआई भी आ रहा है। चलिए तो याद रखिएगा कि यहाँ पर जो सबसे बड़ा बैंक है मतलब उसकी बहुत ज़्यादा शाखाएं हैं, उसका बहुत ज़्यादा शाखाएं हैं, वो आपकी होती है कौन सी, तो आपकी कौन सा, भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन बी हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक, ठीक है। भारतीय स्टेट बैंक है, ये भारत का सबसे बड़ा बैंक है, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग आरबीआई को मत बोल देना,
आरबीआई को मत बोलना है, यहाँ पर बोलना है भारत का सबसे बड़ा भारतीय स्टेट बैंक बोलना है, ठीक है ना, क्योंकि किताब में इसे गलत दिया गया है और आप लोग सर्च करिएगा तब आपको समझ में आएगा कि भारतीय स्टेट बैंक आपका सबसे बड़ा, इसकी शाखाएं भी बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, क्योंकि भाई किताब में लिखा है तो आप फटाफट जवाब दे दोगे कि भैया ये लिखा है, लेकिन किताब में गलत लिखा भी हो सकता है ना, उसको तो हम चेक करते हैं। चलिए अगला दिया है, भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है तो हम लोग जवाब किसे देंगे, तब हम लोग यहाँ पर रिजर्व बैंक को बोलेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक को बोल देंगे, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि बैंक की नई शाखा खोलने के लाइसेंस द्वारा दिए जाते हैं, अर्थात कोई अगर नई बैंक खोलना है, कोई अगर नई बैंक खोलना है, इसके लिए जो लाइसेंस प्राप्त किए जाते हैं वो किससे होंगे, तो जो बैंकों की बैंक है उसे तो कहेंगे ना, अर्थात यहाँ पर जो आपकी कह सकते हैं, रुकिए, हाँ कौन सी है आपकी आरबीआई, हाँ सी नंबर आपको दिया है आरबीआई, सी नंबर आपकी आरबीआई के द्वारा होते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है। आरबीआई का मुख्यालय है वो आपके कहाँ पर है, आरबीआई का जो मुख्यालय है वो आपके कहाँ पर है, तो आरबीआई का जो मुख्यालय है, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर जवाब हो जाएगा, ऑप्शन राइट बिल्कुल सही जवाब है, यहाँ पर मुंबई हो जाएगा, आपकी मुंबई में है आरबीआई का मुख्यालय। अगला दिया गया है, भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक का जो कार्य नहीं है, कौन सा नहीं है, तो पहला पॉइंट आपका दिया करेंसी नोट जारी करना, मुद्रा योजना बनाना, भारत के सभी बैंकों पर नियंत्रण रखना, ये तो पॉइंट आपके सही है भाई। लेकिन यहाँ पर कौन सा डी नंबर कि निर्यात कार्यकर्ताओं का ऋण लेना देना, ये आपका इससे संबंधित आपका नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि भारतीय रिजर्व बैंक की लेखा वर्ष की अवधि क्या है। तो भारतीय रिजर्व बैंक आपका जो है आरबीआई ही, इसका लेखा वर्ष क्या होता है, मतलब जैसे हम लोग वित्तीय वर्ष पढ़ते हैं उसी प्रकार इसका भी लेखा वर्ग आपका होता है, ठीक है ना। तो 71 का ऑप्शन राइट आपका जवाब जो आपका हो जाएगा कौन सा भी, तो 71 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर, यह आपकी जुलाई से स्टार्ट होता है और घूम फिर के 1 साल बाद कौन आता है आपकी जून में, अर्थात यहाँ पर आपका 1 जुलाई से आपका स्टार्ट होता है, ठीक है। तो जवाब कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। अब अप्रैल अप्रैल मत बोलिएगा भाई, ठीक है, अप्रैल वगैरह मत बोलिएगा, क्योंकि अप्रैल जो होता है भारत का वित्तीय वर्ष है, ठीक है ना, लेकिन जो बैंक का वित्तीय वर्ष है वो आपका 1 जुलाई से स्टार्ट होता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया है कि रिजर्व बैंक के नोट निर्गमन विभाग के पास हर समय कम से कम कितने मूल्य का स्वर्ण कोष रहना चाहिए। मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं है कि आपके पास फैक्ट्री मिल गई है और आप फटाफट नोट छापना शुरू कर दिए, फटाफट यहाँ 100 की 500, 2000, 5000, 500, 400, जो भी है नोट फटाफट छाप रहे हो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो उनके पास कितना पैसा होना चाहिए, उनके पास कितना होना चाहिए, तब आप वो पैसे आप लोग छाप सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जवाब जो आपका हो जाएगा 72 नंबर में, 72 नंबर में जवाब हो जाएगा बी नंबर। उनके पास 115 करोड़ रुपए क्या होना चाहिए, पूछा गया है स्वर्ण कोष, पूछा गया मात्र स्वर्ण कोष पूछा गया है, ये नहीं पूछा गया कि उनके पास कितनी प्रॉपर्टी होना चाहिए, ठीक है, सिर्फ आपका स्वर्ण कोष पूछा गया है। तो 115 करोड़ का स्वर्ण कोष होना जरूरी होता है। अगर बोल देता टोटल पूछ लेता टोटल कितना है, तब हम लोग बोलते 200 करोड़ होना चाहिए, जिसमें से 115 करोड़ रुपए आपका सोना होगा और अदर से आपकी विदेशी प्रतिभूतियां भी होंगी, तब इसे हम लोग शामिल कर देंगे, है ना। लेकिन यहाँ पर सिर्फ बोला गया है कितने रुपए का स्वर्ण कोष होना चाहिए, तो आपका 115 करोड़ हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी। इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी, यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, तो आपका जवाब हो जाएगा 1921 में, ठीक है। 1921 में इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई थी। बाद में कह सकते हैं जब 1955 आया था, तब आपके यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कन्वर्ट कर दिया, अर्थात इसका नाम कन्वर्ट आपका कर दिया गया था, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका भी हो जाएगा, आपके यहाँ पर इंपीरियल बैंक की स्थापना हुई थी 1921 ईस्वी में। अगला दिया गया है कि 10 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। 10 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो यहाँ पर 10 रुपए की बात किया है, ठीक है, 1 रुपए नहीं बोला है, 10 रुपए बोला है, ठीक है। और 10 रुपए अगर बोला है तो जवाब हम लोग किस पर लगा दें, किस पर जवाब लगाएंगे, तो ये होते हैं गवर्नर, जो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर होते हैं ना, है ना, उनके होते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर डी हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, ठीक है। वित्त सचिव मत लगाइए, क्योंकि हमें पता है तुक्का फटाफट चलता रहता है, वही एक होता है। चलो हाँ पूछा गया है, क्योंकि 1 रुपये नहीं पूछा गया है, यहाँ पर सिर्फ पूछा गया है कि 10 रुपये का नोट, है ना, क्योंकि आपके दिमाग में आया तो यही आया हुआ है, चलो 1 रुपया का नोट है, लगा दो वित्त सचिव। चलिए इसका जवाब कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित होती हैं। जो आपकी भारतीय करेंसी नोट हैं, तो इनमें से कितनी भाषाएं आपकी होती हैं। 78 का जवाब जो आपका हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, चलिए 78 का जवाब क्या बनेगा, तो 78 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। ये आपकी 15 भाषाएं होती हैं, ठीक है, कितनी होती हैं, 15 भाषाएं आपकी होती हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है। कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है, यहाँ पर आपका दिया है 79, और 79 का जवाब क्या हो जाएगा,
तो यहाँ पर दिया है अधिकतम प्रत्याशी, नहीं, यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। कौन होती है, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली हो जाएगा। 79 का ऑप्शन भी हो जाएगा न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, मतलब न्यूनतम से न्यूनतम इतना पैसा होना जरूरी है, न्यूनतम से न्यूनतम इतना पैसा होना जरूरी है, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, और अगला दिया गया है निम्नलिखित में से कौन भारतीय मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है। भारतीय मुद्रा व्यापार, भारतीय मुद्रा व्यापार का पूछा गया है कि कौन सा आपका अंग नहीं है। तो यहाँ पर देखो हमने बताया था विदेशी मुद्राओं से लेना देना आपका आरबीआई से नहीं है, मतलब उनका खरीदी करना ये वगैरह इससे आपका नहीं होता है। तो भारतीय मुद्रा व्यापार का संबंध आपका कह सकते हैं, इससे आपका आरबीआई से उसका संबंध नहीं है। ठीक है, अगला दिया गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं किस राज्य में हैं। देखो सार्वजनिक क्षेत्र की दिया है कि वाणिज्यिक बैंकों की सर्वाधिक जो शाखाएं किस राज्य में हैं, तो ये आपके उत्तर प्रदेश में, याद रखिए ऑप्शन राइट आपका ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश में आपको मिलेंगे। अगला दिया गया है राष्ट्रीयकरण से पहले भारतीय स्टेट बैंक का नाम क्या था। राष्ट्रीयकरण करने से पहले जो आपका एसबीआई है इसका नाम क्या था, तो 82 का ऑप्शन आपका जवाब क्या बनेगा। तो 82 को अभी हमने बताया था कि 1921 में, है ना, कब स्थापना हुई थी इंपीरियल बैंक की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1921 में हुई थी। यही आगे चल के 1955 में क्या बन गई थी, तो आपके यहाँ पर कह सकते हैं भारतीय स्टेट बैंक बन गई थी। ठीक है ना, बाद में कह सकते हैं आपका नाम हुआ था। ठीक है ना, इस प्रकार से आपका ए हो जाएगा। अगला भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी, 83 नंबर में। तो जवाब अभी हमने बताया कि इसका कन्वर्ट किया गया और नाम बदलकर 1955 में इसे कर दिया गया। तो यहाँ पर जवाब कौन सा हो जाएगा, बी नंबर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला दिया गया भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है। तो अगर पूछे भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक, तो व्यापार जो आपका करता है कौन करता है भाई, तो 84 का ऑप्शन राइट आपका जवाब बी हो जाएगा। आपका एसबीआई है जो सबसे बड़ा आपका व्यापारिक बैंक आपका है। ठीक है, अगला प्रश्न से पूछा गया है कि स्टेट बैंक का जो मुख्यालय वो आपके कहाँ पर है। स्टेट बैंक का जो मुख्यालय है वो आपके कहाँ पर है, तो यह स्टेट बैंक का मुख्यालय आपके मुंबई में है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, मुंबई आपका हो जाएगा। ठीक है, मुंबई। अगला दिया है कह रहा विद यू ऑल द वे, विद यू ऑल द वे, ये पूछा गया है कि ये किस बैंक की विज्ञापन पंक्ति है, उसकी पंक्ति होती है। और ये वर्ड जो आपका है, ये पंक्ति जो आपकी है किसकी है, तो 86 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, भारतीय स्टेट बैंक की। ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक की है। अगला है चमकता हुआ सितारा किस राष्ट्रीयकृत बैंक का प्रतीक है। चमकता हुआ सितारा आपने देखा होगा, एटीएम पे खड़े हो गए होंगे, जब गए होंगे तो वहां पर चमकता हुआ सितारा मतलब कैसे तो उसमें लिखा होता है ना। तो ये आपके कौन सा बैंक होता है, 87 नंबर में। 87 का जवाब कौन हो जाएगा, तो ये आपका है बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, कौन सा भी, बैंक ऑफ इंडिया है। यहाँ पर 87 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि पड़ोसी देश अफगानिस्तान में अपनी शाखा खोलने वाला भारत का प्रथम राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सा है। तो देखो यहाँ पर पड़ोसी देश जो आपके अफगानिस्तान में है, तो इसने अपनी पहली, है ना, भारत का प्रथम राष्ट्रीयकृत बैंक जो खोला था यहाँ पर अपनी शाखा, ये आपका कौन है, तो 88 का ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। ये आपका पीएनबी है अर्थात पंजाब नेशनल बैंक है, जिसने अपनी शाखा खोला था कि अफगानिस्तान में। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रश्न आपसे कह रहा है, हाँ इतने क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिए थे कि होती है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा जो हमने आपको बताया था कि वीडियो के अंत में आपको कुछ आपको दिखाने वाले हैं, उसको आप देख लीजिएगा। यहाँ पर देखो हमने बताया था कि कौन सा आपका है जो कि अधिक आपको है, देख लीजिएगा। जो आपका यहाँ पर हिस्सेदारी देख लीजिएगा, 2018-19 में जो कृषि थी उसका इतना % था, इस बार को इसका इतना % हो गया है ना। जो आपका यहाँ पर देख लीजिए सेवा क्षेत्र है, सेवा का 55.17% है। यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि देखिए फर्स्ट नंबर जो आपका है, अर्थात फर्स्ट नंबर जो आपका है सर्वाधिक किसका है, सेवा का है। उद्योगों का जो आपका आता है मतलब कह सकते हैं जो सेकंड स्थिति होती है उद्योग वगैरह से, वो सेकंड स्थिति हो गई है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके बनते थे जो कि आपके कह सकते हैं कि मुद्रा संकुचन क्या है, फलाने वगैरह ढैमाने जो भी होता है वो आपको यहाँ से होता है। ठीक, तो मिलते हैं हम लोग नए वीडियो के साथ। सभी को राधे राधे, सभी को राधे।